भगत सिंह बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे फांसी पे लटका दिया जाए कि मैंने डेवलपमेंट के लिए उठाया है। आईएएस एग्जाम के लिए आपके लास्ट में ट्रेनिंग होती है, पर एजुकेशन मिनिस्टर बनाने के लिए क्या ट्रेनिंग होती है इस देश में? एजुकेशन मिनिस्टर की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? वो उसने बहुत अच्छी किया है तो अपना दिखा दे कि हमने ये किया, इससे पहले काम हो। आप यदि काम नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो। यहाँ पर बहुत टैलेंटेड लोग हैं। बहुत इस्तीफा इसलिए दीजिए क्योंकि हमने चुना है सरकार को। रेंट दिया, अपना समय दिया, सोशल कॉस्ट दी, इकोनॉमिक कॉस्ट दी, एवरी कॉस्ट दी। उसके बाद क्या होता है? एग्जाम लीक हो जाता है और सरकार एक प्रकार से कह देती है कि ठीक है दोबारा हो जाएगा। कहते हैं जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और दुष्यंत कुमार की लाइनें इस वक्त बड़ी सटीक बैठ रही हैं। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होता, एक पत्थर जरा तबीयत से चलाओ यारो। अभी अभिजीत दीप के जिसका जिक्र कर रहे थे कि जिस प्रोटेस्ट का मजाक उड़ाया गया, हल्के में लिया गया, और 20 जुलाई से पहले आज वो आके जरा जंतर मंतर का हाल देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि जब यूथ अपने पे आ जाता है तो अच्छी अच्छी सरकारें डगमगाने लगती हैं, हिलने लगती हैं। 20 जुलाई 1.5 लाख से ज्यादा कॉल्स हैं। संसद मार्च, पार्लियामेंट जाना है, लेकिन अभी तक अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं है। 20 दिनों के अंदर 20 दिन हो गए, सोनम वांगचुक साइंटिस्ट, शिक्षाविद, पर्यावरणविद बैठा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान से पूरा सिस्टम बदल जाएगा। यूथ चाहता क्या है, मांगे क्या है इनकी, और इस सीजीपी और यूथ का दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है, और पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज और फिलहाल यूथ का इशू, सभी पे बात करते हैं। सर नाम क्या हुआ आपका? अनुभव द्विवेदी नाम है मेरा। अनुभव द्विवेदी जी, कहाँ से आए आप? अभी फिलहाल तो मैं यहीं पटेल नगर में रहता हूँ। यूपीएससी में प्रिपरेशन भी करता हूँ, जेआरएफ भी हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हैं, राइट। यहाँ अक्सर आते हैं? आज ही आए हैं? पहली बार आया हूँ मैं, आज पहली बार आया हूँ, पहली बार। अब ये बताइए, 27 दिनों से 28 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा। 20 जून 6 जून को था, उसके बाद अलग अलग जगहों पे हुआ, फिर 20 जून से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। आज लगभग 17 जुलाई हो गई, अभी तक क्यों नहीं आया आप? यूथ की बात नहीं, या बीजेपी वाले ये दहशतगर्दी हो रही है? बहुत जायज क्वेश्चन है सरकार की, मैं अभी तक क्यों नहीं आया? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि आंदोलन रुक जाएगा, 5-10 दिन चलेगा, शायद सरकार मान जाएगी। सरकार को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि चलिए 5-10 दिन में सरकार मानेगी, बात करेगी। सरकार हमेशा कहती है वर्ल्ड लेवल पर, जब भी ग्लोबल फोरम में जाती है, कि हमारी डेमोक्रेसी डायलॉग पर बेस्ड है, डिस्कशन पे बेस्ड है कि हम बात करेंगे और समाधान निकालेंगे। जब युद्ध हो गए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहेंगे कि हम बात करेंगे। क्या ये युद्ध नहीं चल रहा है? क्या ये इंटरनल वॉर नहीं चल रहा है? सिक्योरिटी, जब बेरोजगार हो रहे हैं लोग, जब एग्जाम लीक हो रहे हैं, क्या ये वॉर नहीं है? जब मेरे जैसे पढ़ने वाला व्यक्ति कल को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहा है और उसे पता चल रहा है कि यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लीक हो जा रहा है, उसने 1 साल अपने दिए, अपना रेंट दिया, अपना समय दिया, सोशल कॉस्ट दी, इकोनॉमिक कॉस्ट दी, एवरी कॉस्ट दी। उसके बाद क्या होता है? एग्जाम लीक हो जाता है और सरकार एक प्रकार से कह देती है कि ठीक है दोबारा हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। ऐसे शब्दों में बोल देते हैं जो बच्चे कहीं जमीन बेच कर आ रहे होंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। हमें समझना होगा, जैसे आपने कहा कि 5 पहले क्यों नहीं आ गए, मैं ये सोच रहा था सरकार मानेगी, लेकिन सरकार को समझना होगा कि यूथ को जवाब आपको कैसे मिलेगा जब यूथ यहाँ पर इकट्ठा होंगे, जब मोबिलाइज होंगे, जब ये समझेंगे कि यूथ जो घर में बैठा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चला रहा है, जब ये मैदान में आएंगे और सरकार को ये बताएंगे कि सरकार यदि आप वास्तव में डेमोक्रेटिक रूप में चलते हो तो बात करिए, समाधान निकालिए। इस्तीफा इसलिए दीजिए क्योंकि हमने चुना है सरकार को। आप यदि काम नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो। यहाँ पर बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं। अशोक खेमका जैसे ब्यूरोक्रेट जब काम करते हैं तो उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। अरे बहुत ट्रांसपेरेंट ईमानदार लोग हैं, सरकार उसका यूटिलाइज करे। एजुकेशन मिनिस्टर की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? वो उसने बहुत अच्छी किया है तो अपना दिखा दे कि हमने ये किया, इससे पहले काम हो। हमें सोचना होगा। मैं 2 बातें करूंगा यहाँ पर बस। पहली बात, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है जब ये मिनिस्टर बन रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर बन रहा है, उसने वो काम किए हो पहले कि उसने कभी उसके दौरान एग्जाम लीक नहीं हुए हों, उसने रोजगार के लिए काम किया हो, उसने शिक्षा का मॉडल अपने पेश किया हो, 3 महीने 6 महीने में उसने प्रूफ करके दिखाया हो, तब वो मिनिस्टर के लिए क्वालिफिकेशन हो कि हाँ मैंने काम किया है।
ऐसे नहीं कि रैंडम मंत्री, कभी को कोल मिनिस्टर था, कभी टेक्सटाइल मिनिस्टर, को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। क्या कोई मजाक चल रहा है देश में कि साला कुछ भी हो जा रहा है? मुझे गुस्सा आ रही है इस बात पर कि कैसे आप बना दे रहे हो। आईएएस एग्जाम के लिए आपके लवासे में ट्रेनिंग होती है, पर एजुकेशन मिनिस्टर बनाने के लिए क्या ट्रेनिंग होती है इस देश में? समझना होगा हमें। बात मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एजुकेशन मिनिस्टर की बात नहीं है, पूरा एजुकेशन सिस्टम की बात है। स्मृति ईरानी चलेंगी क्या? स्मृति ईरानी कैसे चलेंगी? टेक्सटाइल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर कैसे चलेंगी भाई? कोई आपके अंदर क्वालिफिकेशन है? अभी मुझे जर्नलिज्म कोर्स करना है तो मैं आईएमसी से कोर्स करूंगा। मुझे कैपेसिटी बिल्डिंग करना है तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, अभी मैं 11 दिन के लिए जाऊंगा गांधीनगर में, तो मेरा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो रहा है। इनके लिए एजुकेशन मिनिस्टर का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा है? समझने वाली बात हमें समझना होगा। हर एक यूथ के अंदर आवाज आनी चाहिए कि यदि वो ईमानदार है। मेरा एग्रेसिवनेस इसलिए आ रहा है कि मैंने मेहनत से अपना काम किया, आज तक जितनी पढ़ाई की है मेहनत से की है। कोई मेरी बात उठा दे कि भाई कि तुमने ऐसा करप्ट लिया है, ऐसा किया है। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए सोर्सेज चलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सोर्स चाहिए होता है। कितने लोग हैं सोर्स ये बेस पे चलता है। मैं खुल्ला बोल रहा हूँ, ओपन बोल रहा हूँ। कल आशुतोष से भी हमारी बात हुई थी, स्पोक पर्सन सीजीपी के, यही कह रहे थे कि ये जो सरकार के लोग हैं 5 मिनट ऐसे मुद्दों पे बात नहीं कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर सवाल है कि भाई यूथ की बात थी, यूथ आता, अब एक पार्टी के बैनर तले भाई कोशिश, आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली, ऐसी मूवमेंट से कॉकरोच जनता पार्टी, और कल होके ये भी वही करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पे सवाल है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में कह देता हूं उसके लिए कि जब प्लेटफॉर्म की बात है कि कहां से कहां आए, देखिए मैं किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लीडिंग नहीं रखता हूं। मेरा कोई मतलब नहीं है कि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है क्या नहीं। हाँ, जब मैं वोट देने जाऊंगा तब मैं सोचूंगा कि कौन पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है, उसका क्या डेवलपमेंटल उसका प्रोसेस है, क्या हो नहीं है। मेरे जैसे यूथ ये समझ रहे हैं, उन्हें आइडियोलॉजी से मतलब नहीं, उन्हें प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं, उन्हें इंस्टीट्यूशन से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है उनके इश्यूज से। इश्यूज किसका है? एजुकेशन का। इश्यूज किसका है? एम्प्लॉयमेंट का। इश्यूज किसका है? डेवलपमेंट का। इश्यूज किसका है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मैं इश्यूज पे आया हूं और मेरे जैसे तमाम लोग हैं जो इश्यूज पर आए हैं। और मैं मान सकता हूं कि कौन व्यक्ति कहां से निकला है, हमें उससे मतलब नहीं है। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति जो इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए बैठे आंसर में कि वो इस्तीफा दें, कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो। डेमोक्रेसी का जो डायलॉग होता है वो कहता है कि यदि आप हमारे लिए काम नहीं कर पा रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, आप हटिए, दूसरा आइए। बस इस डेमोक्रेसी के व्यू में आया हूं। बस मेरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लीनिंग से कोई मेरा मतलब नहीं है। कौन कहां से आया किसी से मतलब नहीं है। मैं आया हूं मुद्दों पर। मेरे जैसे तमाम युवा इस बात पर आए हैं कि बात हो रही इश्यूज पर। बात वो व्यक्ति इसलिए कह रहा है कि इस्तीफा इसलिए दो कि एग्जाम लीक हो रहे हैं। कितने एग्जाम नहीं लीक होंगे? मैं गिना दूं आपको। आप कोई भी स्टेट उठा लीजिए, बिहार, कर्नाटक, कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, हमें सरकार से मतलब नहीं है। किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में लीक हो रहा है एग्जाम, कर्नाटक में एग्जाम लीक हो रहा है, बिहार में लीक हो रहा है, यूपी में लीक हो रहा है। वहां तो डिफरेंट पार्टी है ना। बात यह कि जो नहीं काम कर पा रहा है वो इस्तीफा दे। सेंट्रल गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर है, यदि वो संभाल नहीं पा रहे हैं, मैं कह रहा हूं हाथ जोड़ करके मिनिस्टर साहब यदि आप सुन रहे हैं तो प्लीज इस्तीफा इसलिए दे दीजिए कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं। आप काम कर रहे हैं तो आप 2 महीने का समय ले लीजिए, एग्जाम करा दीजिए ट्रांसपेरेंट से, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। संभव है बड़े भाई, आप जो कह रहे हैं, इतने अकाउंटेबिलिटी लेने वाले हैं आज के हमारे लीडर्स। एक वक्त वो था जो रेल एक्सीडेंट होता था तो नेता कहते थे मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मेरे मुझसे नहीं। नीतीश कुमार उदाहरण है, बहुत सारे भाई हमसे नहीं हुआ, हमने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। आज के समय में सरकार तो 2/3 अपनी मजबूती में लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात समझना होगा सरकार को और जितने भी पॉलिटिकल लीडर हो कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा। मैं भगत सिंह की आइडियोलॉजी, चंद्रशेखर आजाद की आइडियोलॉजी, सुभाष चंद्र बोस मेरे आइडल है। मेरे आइडल वो हर व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम का नेता है जिसने अपने जान की कुर्बानी देकर काम किया है। मेरा ये लीडर, इस लीडर को भी समझना चाहिए, जब वो पार्लियामेंट में शपथ लेते हैं, औथ लेते हैं, तब कहते हैं कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जैसा कॉन्स्टिट्यूशन का विजन दिया वैसे काम करेंगे। अरे आपने औथ ली है, कम से कम उसको समझ लीजिए कि आपने कहा कि सही से काम करूंगा। जब शपथ लेते हो तो पूरे देश में दिखाते हो कि हम शपथ ग्रहण हो रहा है। अब आर्टिकल का उसमें अनुच्छेद होता है, राज्यपाल आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं। अरे भाई साहब, संविधान से देश चलता है ना, तो चलाओ संविधान से। नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज छोड़ दो। मेरा सिंपल से इतना कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी या लीडर जो भी हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी। पहले का भारत जो बैठा रहता था, चुप रहता था, वो अब नहीं है। समझ लेने वाली बात है, सिंपल सी। त्रिवेदी जी, आगे क्या? अभी तक तो 28 दिनों में फर्क कुछ नहीं पड़ा। बिल्कुल। 20 जुलाई पार्लियामेंट मार्च करना है, पार्लियामेंट तक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या लगता है? बिल्कुल पड़ेगा इम्पैक्ट। मेरे हिसाब से सरकार को ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो युवा है
युवा कहते हैं ना, युवा एक ऐसा एनर्जी है कि जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, कहते हैं भाई देखा है करप्शन होता आया है, होता आया, चलता है सिस्टम, एटीट्यूड, अरे भाई चलता है, 100 रुपए दे भाई चलता है। यूथ कहता है कि मैं बदलूंगा। भारत को यदि स्वतंत्र कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा जिन्होंने अपनी आईसीएस की नौकरी त्याग दी, वो युवा था उस समय, नेहरू अपने युवा में था, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह युवा थे। और आज मैं युवा कह रहा हूं कि यहां पर होकर के कि क्रांति इस बात के लिए है कि यदि ये इंटरनल वार है बेरोजगारी पर, चाहे वो लीग पर, चाहे वो हर चीज पर जहां पर प्रॉब्लम आ रही, जहां पर करप्ट सिस्टम है, तो सरकार को समझना चाहिए जब वो अंग्रेजों से लड़ सकते थे युवा, तो ये तो हमारे भारत में जिम्मेदार पद पे बैठे लोग कह रहे हैं ये तो टेररिज्म के पार्ट 2 हैं, हाँ, ये तो हाँ, टुकड़े हाँ, टुकड़े हाँ, हैं, ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं, उन लोगों को क्या जवाब दें? बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आप पूछेंगे। मैं बता रहा हूँ, सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को कह दिया जाता है कि वो डीप स्टेट का पार्ट है, कह देते हैं कि यहाँ पर दिशा वाले हैं, आयसा वाले हैं, ये सब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं। मेरा अपना इंस्टाग्राम है, मेरा जाके देखिए कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च पे काम कर रहा हूँ, बुंदेलखंड एरिया से आता हूँ। इतनी प्रॉब्लम है वहां पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है भाई साहब। वहां पर एजुकेशन की ऐसा है कि एजुकेशन में नाम पे कुछ हो ही नहीं रहा, क्वालिटी नहीं है। वहां पर कोल आदिवासी लोग हैं, उनको प्रॉब्लम है बेसिक नेस्टीज की। सबसे ज्यादा पलायन होता है तो बुंदेलखंड में होता है। मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मैं इस बेस पे आया हूँ कि देश का डेवलपमेंट हो। यदि देश का डेवलपमेंट कहलाना, यदि आपको लगता है टेररिज्म है, तो भाई साहब मैं युवा खुला कैमरे में कह रहा हूं, डेवलपमेंट कहलाना इस देश में मेरे जो भी बुंदेलखंड के लोग जहां पर प्रॉब्लम है, जहां पर उनको बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल पा रही है, उनके लिए आवाज उठाना यदि टेररिज्म है, तो मैं अपना भगत सिंह जैसे, मैं भगत सिंह बनने के लिए तैयार हूं। यहाँ पर मैं भगत सिंह बनने के लिए तैयार हूं। मुझे फांसी पे लटका दिया जाए कि मैंने डेवलपमेंट के लिए उठाया है। डेवलपमेंट से बड़ा राष्ट्रहित इस देश में कुछ नहीं है। लीग पर आवाज उठाना इससे बड़ा राष्ट्रहित कुछ नहीं है। बात मैं करूंगा उस मुद्दों की जहां पर सरकार गलत है, जहां पर सरकार एक्शन नहीं ले रही है। सरकार को क्या दिक्कत है धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, क्या कुछ वोट बैंक चला जाएगा? अरे भाई मैं बार बार कह रहा हूं, आप एग्जाम लीक के लिए कैपिटल पनिशमेंट ला दो, चाहे जो ला दो, यदि आपका इंटेंशन नहीं सही है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप इंटेंशन दिखाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, अकाउंटेबिलिटी तय करो और बताओ कि हम 6 महीने में अब जो भी एग्जाम होगा वहां पर लीक नहीं होगा। यदि जो भी पाया जाता है, अरे भाई साहब देखिए ना, एक चीज और बोलूंगा, पता भी चल जाता है कि ये आरोपी हैं, केस चल रहा है 4-4 साल, 5-5 साल केस चल रहा है। अरे मजाक है क्या भाई साहब? उसका छूट जाते हैं लोग। अरे हाँ चल ठीक है, अभी बड़े बड़े अधिकारी लोग कहीं सीबीआई रेड डाल रही है, सीबीआई सब कुछ आरोप है, लेकिन क्या होता है 2 साल बाद सस्पेंड होकर के फिर से उनको नया पद दे दिया जाता है। ये क्या मजाक चल रहा है देश में भाई? कि आपको पता भी है सीबीआई ने सब कुछ कर भी दिया है, 4 सीट हो गई है। अभी वो डिप्टी कमिश्नर वाराणसी में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पाई गई, कुछ नहीं, अभी बस उसको विजिलेंस ने पकड़ा है। आने वाले 6 महीने में आप देख लीजिएगा, नोट डेट कर लीजिए, 6 महीने के बाद उसको नया पद दे दिया जाएगा। क्या मजाक चल रहा है? अरे भाई आप बात करते हो सिंगापुर की। सिंगापुर एशिया में सबसे नंबर 1 इकोनॉमी मॉडल है। उसका जो नेता था ली कुआन, उसने भारत में आया था, आप वीडियो उठा के देख लीजिए 1992 का। वो कह रहा है साफ साफ कि इस देश में डेवलपमेंट चाहिए तो करप्शन को खत्म करो। सिंगापुर का हर वो व्यक्ति आज के पूरा अकाउंटेबिलिटी से काम करता है। जो भी करप्शन में पाया जाता है उसको तुरंत सजा दी जाती है। आज हमारे देश में करप्शन को जनरलाइज्ड कर दिया गया है, चलता है। हेल्थ में लेखपाल के पास जाओगे, उससे कहोगे भैया ये काम करवाना है, क्या 15 दिन आना, गरीब आदमी जा रहा है, भैया सर्टिफिकेट बाबूजी बना दीजिए। बाबूजी जहां कह दिया ना, उसे लगता है इसको साले को हैरेस करो, इसको डोमिनेंट है। और जो व्यक्ति इस पे जाता है कि भैया 2 दिन में बन जाना चाहिए, ये चल रहा है। मतलब एक गरीब की आवाज बाबूजी कर रहा है, वो कह रहा है बाबूजी मेरा प्रमाण पत्र बना दिए, वो कह रहा है 15 दिन बाद आना, अच्छा हो जाएगा, 300 रुपए दे दो। ये सच्चाई है मेरे भाई। ग्राउंड लेवल पे जाओ, देखो क्या चल रहा है इस देश में, मजाक चल रहा है। वो ट्रेन में टीटी, कई बार मैंने यात्रा की, वो टीटी कहता है अच्छा देखो 1200 का फाइन होता है, लेकिन 800 रुपए दे दो और हो जाएगा 400, तुम्हारे बच जाएंगे, स्टूडेंट हो तुम। अरे मेरे भाई 800 रुपए तुम लो, लेकिन तुम रेलवे के खाते में पैसा जाए ना, वो बगल में अपने जो पैसा वाला होता है, जो उसको गद्दी पहुंचाता है, ग्रुप डी वाला व्यक्ति, उसके अकाउंट में पैसा जा रहा था। मैंने कहा कहाँ जा रहा है पैसा? कह रहा था, मैंने कहा ना 800 रुपए जा रहा है। मैंने कहा मेरे भाई ये इंडियन रेलवे में जा रहा है क्या? कह रहा नहीं। मैंने कहा आप किसके लिए काम कर रहे हो? इंडियन रेलवे के लिए। पैसा कहाँ जा रहा है? कहीं और जा रहा है। मैंने कहा जब मैं 800 रुपए दे सकता हूँ तो 1200 भी दे सकता हूँ। मैंने कहा इंडियन रेलवे में जाए। लेकिन प्रॉब्लम दोनों साइड भी है कि हमारा आम आदमी ना करप्शन को कह देता है ठीक है भाई 200 में सर्टिफिकेट बन जा रहा है। अरे हम लोग भी जिम्मेदार है मेरे भाई, ये करप्शन चल रहा है ना, बाकी लोग जो घर में बैठे हैं, वो जो लोग कह रहे हैं डीप स्टेट का पार्ट है, ये वो है। कल को तुम्हारा जब तुम्हारा लड़का हॉस्टल में भर्ती होगा, तब कोई करप्ट व्यक्ति इलाज करेगा, मरेगा, तब तुमको पता चलेगा कि भाई
कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है हमारे देश में कि कैसे इलाज हो गया, किडनी निकाल दी गई है। अरे किडनी निकाली जा रही है, किडनी निकालने वाला रैकेट है, डॉक्टरी तो कर रहे हैं क्योंकि वो उनको पैसा, उनका तो अंदर से नीयत मर चुकी है। समझना है मेरे भाई, मुद्दा इसका नहीं है कि डीप स्टेट का पार्ट है, मुद्दा ये नहीं है कि कोई लेफ्टिस्ट जा रहा, मुद्दा ये है डेवलपमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मेरा एग्रेसिवनेस सिर्फ इतना है, मैंने कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं की, मैं कभी नहीं करूंगा। बस मेरा ये कहना है कि देश में लीक हो रहा है एग्जाम, जो करप्शन है उसको खत्म कर दो, बस इतनी सी बात है। बहुत धन्यवाद त्रिवेदी जी, बहुत अच्छी और तगड़ी बात, मतलब पूरा एकदम पोल पट्टी खोल के रख दी आपने। और बात यहाँ से वहां, हर जगह का वही हाल है और जिम्मेदारी इसमें हम सब की भी है और उसी को समझने की जरूरत है। और आज नहीं समझे तो अब आगे कब तक समझेंगे, समझेंगे भी या नहीं समझेंगे। खैर, ओवरऑल कहने का मतलब ये कि इन्हें लॉलीपॉप देके बिठाया दबाया नहीं जा सकता है। यूथ पावर, जेनजी का ये भारत का पहला मूवमेंट अब बिना अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी की बात किए नहीं मानने वाला है, न रुकने वाला है, न झुकने वाला है। अब ज्यादा कुछ मुझे नहीं कहना, राय आप खुद दीजिए। एक बार इधर भी देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, देखिए यूथ पावर 20 जुलाई के आह्वान से पहले किस तरह से लगातार ये यहाँ हुंकार भर रहे हैं। और एक बार पीछे दिखा दीजिए, उस तरफ भी देखने की कोशिश कीजिए। ये भीड़, अब इन्हें आप दहशतगर्द कहें या फिर आतंकवादी या पाकिस्तानी, जो चाहे कह सकते हैं, राय आप दीजिए, आप पे छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।